नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। 77वें गणतंत्र दिवस के आयोजन में बिखरे देशभक्ति के रंग, कर्तव्य पथ पर दिखा प्रगति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम। प्रधानमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस में दिखी भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत। ईयू अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनने को बताया सबसे बड़ा सम्मान। मंगलवार को होने वाली डील को लेकर जताई नई संभावनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यूरोपीय संघ के नेताओं की यात्रा भारत यूरोप के बीच जुड़ाव को करेगी और गहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन, भारतीय रक्षा बलों की तीनों सेनाओं की झांकियों से देशभक्ति के रंगों से सराबोर हुआ कर्तव्य पथ। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर संस्कृति मंत्रालय की विशेष झांकी ने जीता लोगों का दिल। अलग अलग राज्यों और विभागों की प्रस्तुतियों में भी दिखी एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। और विदेशी धरती पर भी छाया गणतंत्र उत्सव का रंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के नेताओं ने दी बधाई। कई देशों में भारतीय समुदाय ने तिरंगा फहराकर मनाया 77वां गणतंत्र दिवस। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुआ, जहां भव्य परेड के द्वारा भारत ने अपनी सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत को पेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शानदार परेड की सलामी ली तो मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को नमन किया। भव्य परेड में ऑपरेशन सिंदूर की ताकत का प्रदर्शन दिखा तो राज्यों की विकास गाथा की झलक भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी परेड के बाद कर्तव्य पथ पर मौजूद रहे हजारों लोगों के बीच पहुंचे और उनका अभिवादन स्वीकार किया। 77वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में बेहद खास रहा। कर्तव्य पथ पर अलग अलग प्रदर्शन और प्रस्तुतियों के जरिए भारत ने सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत के प्रदर्शन के साथ अपनी पूरी विकास यात्रा को दुनिया के सामने रखा। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया। खुले आकाश में लहराता तिरंगा, राष्ट्रगान की मधुर धुन और 21 तोपों की सलामी के बीच पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में सराबोर हो उठा। इस मौके पर कर्तव्य पथ से लेकर ऐतिहासिक लाल किले तक सेना और सुरक्षा बल ने कदम ताल किया। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव की आभा को सेना के शौर्य और शक्ति के प्रदर्शन ने दोगुना कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए इंटीग्रेटेड कमांड ने प्रदर्शन किया। वहीं भैरव बटालियन के जवान पहली बार कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते हुए नजर आए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 और राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट ने भी गर्जना भरी। वहीं Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने परेड देखने पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा की। परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन रहीं। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई उर्सुला वॉन ने इसे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनना जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है।
एक सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, खुशहाल और सुरक्षित बनाता है और हम सभी को फायदा होता है। इस दौरान कर्तव्य पथ पर यूरोपियन संघ EU के सैन्य दल ने हिस्सा लिया। इस दल का नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रुट ने किया, जो यूरोपीय संघ मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल की ओर से एक सेरेमोनियल जिप्सी में सवार थे। वहीं इस बीच यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मंगलवार को संभावित FTA डील को लेकर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसे बेहतर संभावनाओं के नए द्वार खोलने की राह बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर विशिष्ट अतिथियों का आभार जताते हुए लिखा कि भारत को अपने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। उनकी मौजूदगी भारत यूरोपियन यूनियन पार्टनरशिप की बढ़ती ताकत और साझा मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है। ये दौरा भारत और यूरोप के बीच अलग अलग सेक्टरों में गहरे होते जुड़ाव और सहयोग को और गति देगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सुरक्षा बलों, कलाकारों की प्रशंसा भी की। उन्होंने परेड को लोकतंत्र की ताकत, समृद्ध विरासत और एकता का प्रतीक और देश के लिए गौरव करने का विषय बताया। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव की थीम वंदे मातरम पर रखी गई। परेड में शामिल 30 झांकियां स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित रहा। परेड में करीब 2500 से ज्यादा कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत की भावना को बेहद कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। परेड की शुरुआत से पहले एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। गौरतलब है कि राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री द्वारा 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। मुख्य स्मारक के अतिरिक्त यहाँ 21 ऐसे सैनिकों की प्रतिमाएं हैं जिन्हें युद्ध में देश के सर्वोच्च वीरता परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस के मुख्य आयोजन के बाद कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शक दीर्घा में उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बना। वहीं हर गणतंत्र दिवस की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे ने देश की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक शिल्प की झलक को पेश किया। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परिधान से क्षेत्रीय परंपरा का संदेश दिया, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुई परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाई पड़ी, जिसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस बार की परेड में 30 झांकियां शामिल रहीं। इनमें 17 राज्यों और 13 मंत्रालयों की झांकियां प्रदर्शित की गईं। अलग अलग राज्यों ने अपनी विरासत के साथ विकास की तस्वीर को दिखाया, तो भविष्य की झांकी की झलक भी दिखाई पड़ी। तमाम मंत्रालयों में बीते वर्षों में हुई प्रगति को मंत्रालयों की झांकी में दर्शाया गया, तो विकसित भारत 2047 का विजन भी प्रस्तुत किया गया। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देश की संस्कृति की छाप भी देखने को मिली। राज्यों की झांकियों में जहां सांस्कृतिक विविधता और पहचान देखने को मिली, तो वहीं मंत्रालय की झांकियों में बदलावों और नएपन को पेश किया गया। परेड में कुल 30 झांकियां थीं। इनमें 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की और 13 मंत्रालयों, विभागों, सेवाओं की झांकियां शामिल हुईं। राजस्थान की झांकी ने कर्तव्य पथ पर एक शाही माहौल बना दिया। इस बार मरुधारा ने बीकानेर की मशहूर उस्ता कला को दुनिया के सामने रखा। हिमाचल प्रदेश ने इस बार दुनिया को बताया कि वो केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि वीर भूमि भी है। झांकी में काठकुणी वास्तुकला के साथ साथ राज्य के 4 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं शिखर पर नजर आईं। पंजाब की झांकी हिंद दी चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित रही। झांकी में दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की हूबहू प्रतिकृति दिखाई गई। उत्तर प्रदेश की झांकी में बुंदेलखंड की विरासत और राज्य की आधुनिक रफ्तार दोनों एक साथ दिखी। झांकी के अगले हिस्से में कलिंजर किले का एक मुख शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रहा। छत्तीसगढ़ ने अपनी झांकी के जरिए आदिवासी नायकों के संघर्ष को याद किया। इसमें 1910 के विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर और 1857 की क्रांति के शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमाएं प्रमुखता से दिखाई गईं।
असम की झांकी ने धुबरी जिले की प्रसिद्ध टेराकोटा कला का जादू बिखेरा। झांकी को एक विशाल और सुंदर मयूरपंखी नाव का आकार दिया गया था। गुजरात की झांकी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने और मैडम भिखाजी कामा के योगदान को सलाम किया। तमिलनाडु की झांकी में समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली, तो वहीं नागालैंड की झांकी में हॉर्नबिल महोत्सव ने लोगों को मोह लिया। केरल वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता के मंत्र के साथ कर्तव्य पथ पर उतरा। जम्मू कश्मीर ने अपने हस्तशिल्प और समृद्ध लोक नृत्य को पेश कर लोगों का मन मोह लिया। वहीं गणतंत्र दिवस की परेड में सांस्कृतिक विविधता के साथ भारतीय सेना के शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना की झांकी समुद्र से समृद्धि के थीम पर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ी। वायुसेना ने युद्ध के माध्यम से राष्ट्र निर्माण थीम पर अपनी झांकी को पेश किया। भारतीय रक्षा बलों की तीनों सेवाओं की झांकी ऑपरेशन सिंदूर एकजुटता के माध्यम से विजय को दर्शाते हुए मार्च कर रही थी। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ परेड में विभिन्न मंत्रालय और विभागों ने भी अपनी झांकियां पेश की। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत झांकी ने भारत की शैक्षिक प्रगति और बदलावों को आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया। आयुष मंत्रालय की झांकी ने आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र की थीम पर कर्तव्य पथ पर मार्च किया। परेड में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। गृह मंत्रालय के तहत एनडीएमए और एनडीआरएफ की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस झांकी की थीम 26 जनवरी 2001 के भुज भूकंप की 25वीं वर्षगांठ पर है, जो भारत की आपदा प्रबंधन यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। पंचायती राज मंत्रालय की झांकी स्वामित्व योजना आत्मनिर्भर पंचायत से समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत की थीम पर मार्च करती नजर आई। इस साल की झांकियों ने न सिर्फ भारत की विविधता को दिखाया, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वीरता और भविष्य की आधुनिकता को भी एक धागे में पिरो दिया। हर राज्य की अपनी कहानी थी, लेकिन संदेश एक ही था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह में सैन्य शक्ति के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक झांकियों के माध्यम से साफ देखने को मिली। कैमरामैन विनोद ओझा और मेरे सहयोगी विशाल बैरिस्टो के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। कर्तव्य पथ पर आज भारत की सैन्य ताकत को दुनिया ने देखा। हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराता दिखाई दिया, तो परेड में ऑपरेशन सिंदूर के समय शामिल रही भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन भी हुआ। परेड में 6000 सैनिक शामिल हुए, तो 29 विमानों के द्वारा अलग अलग फॉर्मेशन भी दिखाया गया। पहली बार भैरव कमांडो बटालियन परेड का हिस्सा बनी, तो स्वदेशी हथियारों के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखाई पड़ी। रफेल, जगुआर, मिग-29, सुखोई जैसे विमानों के फ्लाई पास्ट ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। 77वां गणतंत्र दिवस, दिल्ली का कर्तव्य पथ। दुनिया ने देखा भारत की लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक, शौर्य, पराक्रम और सैन्य शक्ति का महासंगम। देश के हर रंग को समेटे और बांधे हुए भारतीय गणतंत्र के इस महाजश्न के भव्य परेड में सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा सलामी लेने के साथ परेड की शुरुआत हुई। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने किया, जो दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। ब्रह्मोस और S-400 मिसाइलों जैसी हथियार प्रणालियों के उपयोग के साथ ऑपरेशन सिंदूर के संचालन को दर्शाने वाले एक कांच के आवरण वाले एकीकृत परिचालन केंद्र ने कर्तव्य पथ पर खूब तालियां बटोरी। पहली बार परेड में भारतीय सेना के चरणबद्ध बैटल एरे फॉर्मेट का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक हवाई यूनिट शामिल थी। इसमें एक उच्च गतिशीलता वाला टोही वाहन और भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद प्रकाश विशेषज्ञ वाहन शामिल था। हवाई सहायता प्रदान करने के लिए स्वदेशी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इसका सशस्त्र संस्करण रुद्र प्रहार फॉर्मेशन में युद्ध के मैदान को आकार देने का प्रदर्शन कर रहा था। इसके बाद लड़ाकू दस्ते T-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के साथ ही अपाचे AH-64E और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के हवाई समर्थन के साथ सलामी मंच पर दिखे।
अन्य मशीनीकृत कॉलम में नाग मिसाइल सिस्टम MK2 के साथ BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल शामिल थे। यूरोपीय संघ की एक सैन्य टुकड़ी जिसमें सैन्य स्टाफ का झंडा और समूह के नौसैनिक अभियान, ऑपरेशन अटलांटा और एस्पाइट्स के झंडे भी थे, परेड में शामिल थे। यूरोप के बाहर इस तरह के आयोजन में यूरोपीय संघ की ये पहली भागीदारी थी। परेड में प्रदर्शित प्रमुख हथियार प्रणालियों में सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम URLS, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल थे। इसके बाद नौसेना की झांकी थी जिसमें एक मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नौसेना विषय का एक विशद चित्रण प्रस्तुत किया गया। झांकी में नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के हिस्से के रूप में INSV तारिणी के परिभ्रमण मार्ग का चित्रण किया गया था। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 4 अधिकारी और 144 वायु सैनिक शामिल थे। मार्चिंग दस्ते के साथ 2 राफेल जेट, 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 और एक जैगुआर विमान द्वारा स्पीयरहेड फॉर्मेशन में एक रोमांचक फ्लाई पास्ट किया गया, जो सिंदूर फॉर्मेशन का प्रतीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल LRAS-HM का प्रदर्शन किया। ये स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को पकड़ने में सक्षम है और इसे विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित अतिथियों की मेजबानी की। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन भी शामिल हुई। दिल्ली के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने तिरंगा फहराया और मुख्य परेड की सलामी भी ली। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए तो राज्यों से संबंधित पुलिस वीरता पदक भी प्रदान किए गए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने देश के विकास में अपने राज्यों के योगदान का जिक्र किया तो 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रण भी लिया। 77वें गणतंत्र दिवस के उत्सव को पूरे देश में पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जहां भव्य समारोह का आयोजन हुआ, वहीं अलग अलग राज्यों में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जन से संविधान के संकल्पों को आगे बढ़ाने की बात कही, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने तिरंगा फहराकर लोगों से देश के विकास में योगदान देने की बात कही। आज का ये दिवस हम सबको भारत के इस महान संविधान के प्रति उस समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने, उन संकल्पों को आगे बढ़ाने की एक नई प्रेरणा का दिवस है। हम सब उत्तर प्रदेश वासी भारत के इस संविधान को सम्मान देते हुए उन सभी राष्ट्र नायकों को, जिन राष्ट्र नायकों का एक ही ध्येय था और वह था राष्ट्र प्रथम का भाव, उस राष्ट्र प्रथम भाव का एक दस्तावेज भारत के संविधान के रूप में हम सबके सामने है और यही वर्तमान के हमारे संकल्पों को, देश के संकल्पों को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने में मददगार होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। संविधान भारत की चेतना है और पिछले 77 वर्षों में भारत का संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में हमारी दिल्ली की सरकार लगातार और तेजी से काम कर रही है।
मध्य प्रदेश के सीएम ने भी तिरंगा फहराकर लोगों से देश के विकास में जुड़ने का आह्वान किया। उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सूबे के मुख्यमंत्रियों ने लोगों को इस खास मौके पर शुभकामनाएं दी। त्रिपुरा के सीएम मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में भी गणतंत्र दिवस की धूम रही। केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तिरंगा फहराया। इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर चेन्नई के मरीना में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। इस मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी मौजूद थे। राज्यपाल आर.एन. रवि ने परेड की सलामी के बाद सांस्कृतिक झांकियों का भी अवलोकन किया और प्रदेश व देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मौलाना आजाद स्टेडियम में तिरंगा फहराया। यह आयोजन राज्य की मुख्य धारा में एकीकरण और भारतीय राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जो 2019 में हुए पुनर्गठन के बाद जम्मू और कश्मीर की सामाजिक सांस्कृतिक एकजुटता को दर्शाता है। सिन्हा ने अपने संबोधन में राज्य के विकास और शांति पर जोर देते हुए सकारात्मक बदलाव की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। ये अवसर राज्य के भारतीय गणराज्य के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता में योगदान को उजागर करता है। यह पर्व लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करने का अवसर है। आइए हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करें जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। मैं सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो अपने शौर्य, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले ने ध्वजारोहण किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्वाधीनता के लिए वीरों के बलिदान का जिक्र करते हुए देश के सबसे प्राचीन गणतंत्र होने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में भारत की नई पहचान का जिक्र करते हुए दुनिया में भारत के एक श्रेष्ठ देश की अवधारणा पेश करने की कामना की। भारत की स्वाधीनता के लिए भारत के हर हिस्से के, हर समुदाय के, हर आयु के लोगों ने सैकड़ों वर्ष सतत अपने त्याग बलिदान करके भारत को स्वाधीन बनाया। आज के दिन ही 1950 में जैसे भारत गणतंत्र के नाते, रिपब्लिक के नाते घोषित हो गई। विश्व के सबसे बड़ा प्रजातंत्र, सबसे बड़ा गणतंत्र हम हैं और सबसे प्राचीन गणतंत्र हम हैं, इसका हमें गर्व है। आज भारत करवट ले रहा है, भारत उठ रहा है, भारत विश्व में अपने स्थान कमा रहा है, बना रहा है। हर क्षेत्र में ज्ञान की परंपरा भारत की जो है, इसके आधार पर विश्व के अंदर एक श्रेष्ठ देश के नाते हम उदाहरण प्रस्तुत करें, यही इस समय मैं कामना करता हूं। महाराष्ट्र में भी आरएसएस नागपुर महानगर संघ चालक राजेश लोहिया ने आरएसएस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश भर में जहां भारत का 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, वहीं दुनिया के कई देशों में भारतीय समुदाय ने इस मौके पर गर्व और उल्लास के साथ समारोह में भाग लिया। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रमुखों ने भारत को इस मौके पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस, जापान समेत यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ एशियाई मुल्कों ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ तस्वीर साझा कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सिंगापुर ने अपने संदेश में आने वाले वर्षों में भारत की समृद्धि की कामना की, तो इजराइल ने अपने बधाई संदेश में भारत के साथ अपनी गहरी दोस्ती का जिक्र किया। उत्तर अमेरिका के राज्य अलास्का के राज्यपाल माइक डनलीवी ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि अलास्का भारत के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए सभी अलास्का वासियों को हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर विदेशों में भी सांस्कृतिक समारोहों की धूम रही। कई देशों में भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्व और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया। मालदीव में समारोह में वंदे मातरम और अन्य देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई, तो जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय ने इस अवसर को भारत की एकता और समृद्धि के रूप में मनाया। वहीं स्कूली छात्रों ने भी इस जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शंघाई में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय और चीनी समुदाय सहित 400 से अधिक लोग शामिल हुए। गणतंत्र दिवस के इस विशेष अवसर पर दुनिया भर में भारतीय समुदाय ने भारतीय गणराज्य की प्रगति, समृद्धि और एकता का जश्न मनाया और विभिन्न देशों के नेताओं और देशों ने भारत के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राजधानी दिल्ली में आकाशवाणी भवन में मन की बात कार्यक्रम के प्रतिभागियों से विशेष मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम आज न केवल भारत बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया में पहली बार एक प्रधानमंत्री ने जनता से संवाद का सीधा माध्यम बनाया है, जिसमें देश के कोने कोने तक जनता से प्रधानमंत्री का संदेश जाता है। देश की जनता हर महीने के आखिरी रविवार को अपने प्रधानमंत्री का संवाद सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने आए विशेष अतिथियों ने भी मन की बात कार्यक्रम में उन्हें सम्मान दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करने वाला मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात देश के आम नागरिकों, यहाँ तक कि दूर दराज के क्षेत्र के लोगों की प्रतिभा और उपलब्धियों को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मन की बात के विभिन्न संस्करणों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सम्मानित किए गए देश के नागरिकों को विशेष निमंत्रण दिया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के बाद विशेष आमंत्रित अतिथियों को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम अब वैश्विक स्तर पर पहचान हासिल कर रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के सामने, समाज में, हमारे देश में हर तरह से जो एक पॉजिटिव एनर्जी वाले काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी चर्चा करना, उनको देश के सामने रखना और उनके काम को एक विश्व में नई पहचान दिलाना। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित करते हैं तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा क्षण बन जाता है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी started this Man Ki Baat, and every month our honorable respected Prime Minister is interacting with the citizens of the country, those who involving or those who achieve them particular fields. So everywhere, sometime in Ooty, sometime in Jharkhand, sometime in Arunachal Pradesh, so wherever the achievers they are there, our honorable Prime Minister find them, encourage them and interacted them, and now you are all in the stage of the center stage. विश्व भर से विशेष अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। खिलाड़ियों से लेकर महिला उद्यमियों और दिव्यांग नागरिकों तक सभी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। देश के कोने कोने से आए विशेष अतिथियों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने और उनकी प्रेरणादायी कहानियां सुनने के लिए धन्यवाद दिया। इतने छोटे काम के लिए मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा और मोदी जी उनकी दखल लेंगे तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मोदी जी एक छोटे से छोटे बिनकर को या कलाकार को भी ध्यान देते हैं। बहुत आम बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से हमारा नाम निकला और उनके
तरफ से हमारा इतना सारा सपोर्ट मिला और मोटिवेशन मिला। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एआई के उपयोग से लेकर शून्य कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने तक मन की बात में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हो चुके ये नायक देश को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और मन की बात जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मिली राष्ट्रीय पहचान न केवल उनके सपनों को साकार करने की शक्ति देती है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के साझा लक्ष्य के साथ इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भी एकजुट करती है। दीपिका मेहता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के विभिन्न संस्करणों में उल्लेखित हस्तियों की मेजबानी की। केंद्रीय मंत्री ने विशेष अतिथियों से बातचीत की। मुलाकात में विशेष अतिथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। डीडी न्यूज संवाददाता दीपिका ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान से आए एक विशेष अतिथि जितेंद्र सिंह राणावत से खास बातचीत की, जिन्होंने अपनी उपलब्धि के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किए जाने से कृषि क्षेत्र में उन्हें अपना सपना पूरा करने में मदद मिली। राजस्थान में सनफ्लावर, एवोकाडो और लीची, ये प्रोडक्शन बहुत ही एक यूनिक चीज़ है, इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मन की बात में मेरा नाम इसलिए आया क्योंकि मैंने राजस्थान में एज ए लीची का कल्टीवेशन भी किया और प्रोडक्शन भी लिया और विद इन 2 साल से मैं प्रोडक्शन भी ले रहा हूँ अच्छा खासा। और अभी मैंने टांटिया यूनिवर्सिटी में मैंने सनफ्लावर पे काम करना शुरू कर दिया है और सनफ्लावर में फर्स्ट क्रॉप मैंने एज ए अच्छी रेनी सीजन में अच्छा प्रोडक्शन भी ले लिया है और सेकंड क्रॉप अभी ले रहा हूँ, थर्ड क्रॉप भी मैं एज ए समर में लूँगा। तो मेरा मकसद ये है कि सर गंगानगर में अगर ये चीज़ अच्छी हो रही है तो वहाँ के कॉटन के कंपैरिजन में ये अच्छी क्रॉप हो जाएगी वहाँ पे और वहाँ का पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कम होने से वहाँ के लोगों को कैंसर कम होगा और वहाँ का जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जो एक पंजाब से ट्रेन आ रही कैंसर ट्रेन, वो उसमें काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बारे में मेंशन किया मन की बात में, उसके बारे में क्या कहना है, कैसा लगा था आपको जब उस बारे में मेंशन हो रहा था MKB के नेशनल प्लेटफॉर्म पर? जब अनाउंस हुआ था, मैं जब बाहर था तो मेरे भैया ने और फादर ने बताया कि भाई तेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक दिन हम भी आ पाए तो हम भी एक दिन क्यों ना मोदी जी के साथ हम भी एक दिन हमारे भी मन की बात में हमारा भी नाम आए। और आज 77th रिपब्लिक डे है, सर के साथ आप मौजूद हैं, सर आप लोगों से स्पेशली मिले, कैसा लग रहा है? सर का मैं थैंक यू बोलूँगा कि सर ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। सर का जो मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सर ने भी काफ़ी मुझे किया कि आप सनफ्लावर को काफ़ी बढ़ा रहे हैं और सर का यही विज़न है कि एक फार्मर्स का जो है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि और सर का भी यही है कि फार्मर्स का जो अभी मोदी जी का कॉन्सेप्ट है कि फार्मर की इनकम को दुगुना करना है और साथ में सॉइल को भी बचाना है। तो इसके साथ साथ ये है कि सर फार्मर को तभी बढ़ेगा जब फार्मर एक पुरानी खेती को वापस रीजनेट करेगा और पेस्टिसाइड और उसको इंसेक्टिसाइड को कम करेगा। सर मन की बात के जरिए एक स्पेशल फोकस है इकोनॉमी पे और स्पेशली फार्मर्स पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मन की बात के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में जो पॉजिटिव काम होता है उस काम को देश के समक्ष लाना, दुनिया में इसकी भारत की एक नई पहचान बनाना और बहुत सारे हजारों युवकों को, नवयुवतियों को और परिवारों को जो पॉजिटिव काम समाज में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उन सबको प्रेरित करना, बहुत एक अच्छी बहुत अच्छी परंपरा बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जैसा भाई ने अभी बोला कि इनका नाम जब मन की बात में आया तो और भी कई लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा काम करें जिससे कि हमारा नाम भी मन की बात में आए। केंद्र सरकार ने 2026 के लिए 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने ये सम्मान जनता को समर्पित किया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया और यही सम्मान ये मेरा नहीं, ये मेरी जनता का है। हमारे जिनका मुझे समाज में काम करने में इतना प्रेम सहयोग मिला है, ये उनका सम्मान है और मेरा यही विश्वास है कि हम सब लोग मिलजुल करके अपने अपने स्तर से कार्य करते हुए भारत माता को फिर से जगत गुरु बनाने का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। सुमंगली सेवा ट्रस्ट की संस्थापक डॉक्टर SG सुशीलाम्मा गुमनाम नायकों की श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित की जाएंगी। इस घोषणा पर उन्होंने कहा कि हम समाज से लेते हैं, हमें उसे समाज को लौटाना भी चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे का हित है।
Padma Shri Award is a very rare award, you know, and also we are very happy, and I am also happy. Padma Shri Award, they announced it in my name, they selected my name. I am thanked to them. Now all who are all involving in this, supporting, yeah, recommended everybody. To everybody, I am to give the thanks to them. पद्मश्री सम्मान के लिए चुने गए आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर कामाकोटी ने कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए एक ही संदेश देता है कि वो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए अपनी पूरी क्षमता और पूरे प्रयास समर्पित करेंगे। The Padma Shri Award means only one thing to me, that I will put all the best efforts towards Viksit Bharat at 2047. This award is not possible just by as an individual. It's a collective effort. I dedicate this award to all who have contributed, who have blessed my growth, and whatever I have achieved is all because of that collective effort, to whom I dedicate this award. लखनऊ के प्रसिद्ध रंगकर्मी, वैज्ञानिक और फिल्म अभिनेता डॉक्टर अनिल रस्तोगी को कला और अभिनय के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने दर्पण को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बताया। थिएटर मेरा शौक रहा है और शौक धीरे धीरे फिर एक जुनून में बदल गया। जब मैंने थिएटर शुरू किया था उस समय कोई ओपनिंग नहीं थी, शौकिया थिएटर शुरू किया था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उससे ऐसा लगाव हुआ कि मैं थिएटर में आगे बढ़ता चला गया। और सन 72 में जब मैंने दर्पण ग्रुप ज्वाइन किया तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर ऑफ थिएटर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र की रहने वाली बुधरी ताती को 2026 के पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये मेरे आदिवासी समुदाय के लिए गर्व का क्षण है। मेरे प्रयासों से लगभग 545 महिलाओं को शिक्षा मिली है। और मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिलने का एक है कि हमारे जो समाज है, आदिवासी क्षेत्र के समाज, उस समाज के कारण से इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है। और इस यहाँ के क्षेत्र की बहनों को हमने जागरूकता लाए, उस बहनों के साथ में मिलकर के हमने यहाँ काम का शुरू किए। आज इतना सफल हुआ शिक्षा का, लगभग ही कभी स्कूल नहीं गए ऐसी बहनों का भी हमने काम किया। तो 545 बहनें साक्षरता शिक्षित बने। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास को पुरातत्व और ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र में आजीवन योगदान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खुशी से अभिभूत डॉक्टर व्यास ने इसके लिए अपने परिवार को धन्यवाद दिया। प्रसन्नता की बात है, मेरे साथ तो है ही है, हमारे परिवार वालों के लिए प्रसन्नता है कि हमारे परिवार में ऐसा पुरस्कार मिला जो कई पीढ़ियों में किसी को नहीं मिला। ये सब उन लोगों की, हमारे माता पिताजी की देन है, हमारे परिवार वालों की देन है, शुभकामनाएं। 2017 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मिसेज कहती थी कि अपने मिले ना मिले, लेकिन काम अपने बंद नहीं करना। केरल की कोल्लाकल देवकी अम्मा को सामाजिक कार्य में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। 92 वर्षीय देवकी अम्मा को अलापुझा में वनीकरण और लगभग 3000 दुर्लभ पौधों की रक्षा करने के लिए उनके विशेष प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। 47 वर्ष पहले एक दुर्घटना में पैर में चोट लगने के कारण उन्हें खेती छोड़नी पड़ी। उसके बाद खुद ही पौधे लगाना उन्होंने शुरू किया और यहीं से इस अभियान की शुरुआत हुई। देवकी अम्मा ने केंद्र सरकार द्वारा इस सम्मान के लिए आभार जताया। ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്। അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും പേരക്കിടാങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്। असम के वरिष्ठ नेता कवींद्र पुरकायस्थ को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। असम में जन्मे कवींद्र पुरकायस्थ वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ और केंद्रीय राज्य मंत्री थे। उन्होंने
1998 से 1999 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में संचार राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। असम से राज्यसभा सांसद और उनके बेटे कणाद पुरकायस्थ ने इस सम्मान के लिए खुशी जताते हुए कहा कि ये उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही कहा कि उनके पिता को मरणोपरांत ये पुरस्कार उनके देश सेवा का सम्मान है। जीवन में बहुत से बाधाएं आए उनके काम के, उनके जीवन में, तो फिर भी वो अपने जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पे वो अटल रहे और अपना सेवा वो करते गए। और इसके लिए आज हमारे केंद्रीय सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको इनका काम के लिए उनको ये पुरस्कार उनको दिया है, उन्हें सम्मान उनको दिया है। उनके बेटे के नाते से मैं गौरवान्वित हूँ और हमारे पूरे परिवार इसके लिए गौरवान्वित है। तमिलनाडु के डॉक्टर एच.वी. हांडे को मेडिकल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर एच.वी. हांडे वर्ष 1950 से मरीजों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर एच.वी. हांडे ने इस सम्मान के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये उनके लिए गर्व का विषय है। I am grateful to the committee for awarding me Padma Shri in recognition of the continuous service I have been doing for the poor in the medical field. Right from 1950 onwards, during the last 76 years, I have been continuously treating poor people without bothering whether they are able to pay or not. And that work has given me a great satisfaction. केरल में जन्मे पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पी नारायणन केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ जाने माने मलयाली पत्रकार भी हैं। साथ ही उन्होंने अलग अलग भाषाओं की 40 किताबों को भाषा में अनुवाद किया है। पी नारायणन ने सम्मान पर खुशी जताते हुए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। जर्नलिज्म एक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, वो उसमें मेरा प्रयत्न बहुत कठिन था और उसका साफल्य है ये पुरस्कार, ऐसा मैं समझता हूँ। भारत में प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के जनक डॉक्टर ए.ई. मुथुनायगम को देश के स्पेस प्रोग्राम में बड़े योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। केरल की डॉक्टर ए.ई. मुथुनायगम ने इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के संस्थापक निदेशक के तौर पर और लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के आधुनिक अंतरिक्ष मिशन की रीढ़ हैं। 87 साल के डॉक्टर ए.ई. मुथुनायगम ने इस सम्मान के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। I spent about 23 years in ISRO and about little less than 7 years in Ocean Department. Actually, my challenges were initially in space propulsion, which I developed from scratch, and later it was all in the Ocean Department, Ocean Technology, Ocean Program, which I could also do a lot of good results in the Ocean Department also. So I am happy government gave me an opportunity to work in the space and the ocean programs of our nation. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस के.टी. थॉमस को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। केरल के रहने वाले जस्टिस के.टी. थॉमस ने पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा पर खुशी जताई। Naturally, I am happy. 12 o'clock, the Home Secretary called me and said that there is such a decision, and they want my consent. It was a surprise to me. I never expected it.
भारत और यूरोपीय संघ ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए अपनी बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारतीय नजरिए से यह व्यापार समझौता संतुलित और भविष्योन्मुखी है, जो यूरोपीय संघ के साथ भारत के बेहतर आर्थिक एकीकरण में मदद करेगा। वाणिज्य सचिव ने भरोसा जताया कि इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि समझौते की घोषणा मंगलवार को की जाएगी। समझौते के लिए यूरोपीय संसद की मंजूरी अनिवार्य है, जबकि भारत में केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है। यह समझौता 18 वर्ष की लंबी बातचीत के बाद पूरा हुआ है। वार्ता वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ मंगलवार को बैठक करेंगे। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में आर्थिक और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन बैठक में यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत यूरोपीय संघ सहयोग में विस्तार की दिशा में मंगलवार का दिन अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े बड़े फैसले संभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग प्रमुखों के साथ बैठक में शामिल होंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन पीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। शिखर सम्मेलन से पहले आई एक बड़ी सूचना ने सम्मेलन की अहमियत को और बढ़ा दिया है। समाचार एजेंसियों के अनुसार भारतीय वाणिज्य सचिव ने जानकारी दी है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। समझौते से भारी भरकम ड्यूटी से छुटकारा, एक दूसरे के बाजार में बेहतर पहुंच, युवाओं के लिए मोबिलिटी से जुड़े अवसर, अधिक निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार और भारतीय उत्पादों के निर्यात में भारी वृद्धि जैसे लाभ होंगे। भारत ईयू शिखर बैठक को लेकर दोनों पक्ष बेहद उत्साहित हैं। यूरोपीय परिषद का कहना है कि यह शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ भारत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का एक अवसर होगा। वहीं यूरोपीय आयोग की प्रमुख का कहना है कि एक सफल भारत विश्व को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। भारत ईयू सहयोग को लेकर उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का स्पष्ट विकल्प चुना है। पूरक क्षमताओं से साझा ताकत पैदा करके हम बिखरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि एक और भी रास्ता है। मंगलवार को हो रहे शिखर सम्मेलन से इतर भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच के आयोजन की भी संभावना है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्ष 2004 से रणनीतिक साझेदारी है। भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में कई क्षेत्रों में लगातार विस्तार और मजबूती देखने को मिल रही है। सोमवार को यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यूरोपीय आयोग प्रमुख ने इसे जीवन भर का गौरव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दक्षिण दिल्ली के साकेत डीएम कार्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में मतदान और लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। एसडीएम निर्वाचन अनीता राणा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। समर्पित अधिकारियों को पुरस्कार और उपहार देकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार जमीनी हकीकत से मुंह मोड़े हुए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मदुरई जाकर भी देख सकते हैं कि वहां किस तरह से हंगामे हो रहे हैं, लेकिन सरकार हालात सुधारने के बजाय लगातार जनता को ही दोष देने वाले संदेश दे रही है। डॉक्टर एल मुरुगन ने आरोप लगाया कि कभी एक दिन
तो कभी रविवार को बंद का ऐलान कर राज्य सरकार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले हफ्ते अदालत ने भाजपा आईटी सेल अध्यक्ष अमित मालवीय को स्पष्ट रूप से क्लीन चिट दे दी है। इसके बावजूद डीएमके सरकार झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता समझदार है और अब विकास चाहती है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार चाहती है। डॉक्टर एल मुरुगन ने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता डीएमके सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। He is in state, he is there in chief minister. He don't know, he can open his eyes and he can see, or he can go to the Madurai and he can see how the aims are taking place. See, he always is giving false messages to the public. And when Stalin gives one day, his son is giving other day. This Udayanidhi Stalin, already the court, last week, the court has given clear check to our Amit Malviya ji, IT cell president. False propaganda is doing the DMK government. The people of Tamil Nadu very clever. They are very clear. They want to the development. They want to Modi ji's double engine, that is NDA government. So we definitely we are going to form the government in 2026. The DMK, the people are ready to throw the DMK government from the power. अमेरिका के बड़े हिस्सों में बर्फबारी जारी है। पाला और तेज हवाओं के साथ चलते खाड़ी देशों की प्रमुख एयरलाइंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कई उड़ानें रद्द कर दी हैं और साथ ही उनका समय भी बदल दिया गया है। एमिरेट्स के मुताबिक वो रद्द किए गए मार्गों पर बुक किए गए कनेक्टिंग यात्रियों को स्वीकार नहीं कर रही हैं और ग्राहकों को यात्रा से पहले उड़ान की स्थिति की जांच करने की सलाह दी गई है। अबू धाबी स्थित एतिहाद एयरवेज ने भी तूफान के कारण अबू धाबी अमेरिका की चुनिंदा उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइंस प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक सेवाओं में स्थानांतरित कर रही है या अपनी यात्रा छूट नीति के अनुसार धन वापसी की पेशकश कर रही है। एमिरेट्स, एतिहाद एयरवेज, फ्लाई दुबई और कतर एयरवेज सहित कई एयरलाइंस ने यात्रा संबंधी अपडेट जारी कर यात्रियों को स्थिति में हो रही बदलावों के चलते उड़ानों के रद्द होने, स्थगित होने और देरी होने की चेतावनी दी है। अकेले न्यूयॉर्क क्षेत्र के प्रमुख हवाई अड्डों पर ही सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं, जिससे पूरे अटलांटिक नेटवर्क में व्यवधान बढ़ गया है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।